नमस्कार, मैं हूं नगमा। स्वागत है आपका इंडियाज वर्ल्ड में। मेरे साथ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन संजय जोशी। इस हफ्ते हम देखेंगे कि भारत और उसके आसपास की दुनिया में और विश्व में क्या ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसका असर हमारी नीतियों पर भी पड़ेगा, हमारी राजनीति पर भी पड़ेगा। इधर अमेरिका में नई सरकार ने सत्ता की बागडोर संभाल ली है। वो अपनी पैर जमाने की कोशिश भी कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी चुनौती भी बाइडेन प्रशासन के सामने है कि किस तरह वो ट्रंप के दौर की नीतियों से अपने दौर की विदेश नीति और अपनी राजनीति को अलग रखें और वो अलग दिखे भी। और ये सभी चीजों में नजर आ रहा है, कम से कम ये कोशिश, ये जद्दोजहद जो है वो जारी है। ये चीन के साथ जो अमेरिका की पॉलिसी है उसमें भी शायद नजर आएगा, क्योंकि विरासत में एक ऐसा रिश्ता मिला है चीन और यूएस के बीच में, चीन और अमेरिका के बीच में, जहां पर तनाव अपने चरम पर था, जहां पर ट्रेड वॉर अपने चरम पर रही। तो इस सब के बीच में यहाँ भारत और चीन के बीच जो तनाव बना रहा, उसमें हमने देखा है कि अब बर्फ जो जमी थी वो कुछ पिघलने लगी। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र की अब बात कर रहे हैं, जहां पर पिछले 9-10 महीनों से लगातार तनाव बना हुआ था, सेनाएं आमने सामने थी, और साथ साथ एक अरसे के बाद भारत और पाकिस्तान में भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर शांति की बात हो रही है। तो ये सब जो घटनाएं हैं वो बड़ी अहम हैं। क्या इनके मतलब है? संजय, अगर हम बात शुरू करें भारत और चीन से और भारत और पाकिस्तान से, तो सबसे पहले जो ये बर्फ अब पिघली है और जब डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ और जो सेनाएं वापस जाने लगी, उसके लिए ये सवाल उठ रहे थे पहले कि किसको फायदा किसको नुकसान, या क्या दोनों ही देश जो है वो फायदे में है। इस समय कैसे ये हो पाया, किस तरह मुमकिन हुआ? और साथ साथ हमने देखा कि हालांकि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में उतार चढ़ाव हमेशा से रहा है, लेकिन अभी जो ये शांति की पहल दोबारा से की गई है, इसका इस समय क्या मतलब है? दोनों को क्या हम जोड़कर देख सकते हैं? क्योंकि चीन और पाकिस्तान की करीबी हम सब जानते हैं कि काफी लगातार बढ़ी और घनिष्ठ होती चली गए इनके रिश्ते। आपने सही फरमाया नगमा जी कि काफ़ी बदलाव हम अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ रिश्तों में देख रहे हैं। ये स्थायी रहेंगे, नहीं रहेंगे, या फिर हम वापस उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान के साथ तो बार बार सीज फायर की कोशिशें की जाती रही हैं। अभी हम फिर बात कर रहे हैं कि 2003 वाला जो समझौता हुआ था सीज फायर के बारे में, उस पर हम वापस जा रहे हैं। आपको याद है 2003 का अंत 2008 26/11 से हुआ था, और उसके बाद लगातार जो है हालात बिगड़ते गए। तो पाकिस्तान के साथ ये अप डाउन चलता रहता है, बीच में कोई घटना हो जाती है, फिर हम वापस पुरानी स्थिति में पहुंच जाते हैं। लेकिन वास्तव में अगर आप बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो दोनों चीजों का अपना महत्व है। एक तरफ तो है, ठीक है, एक दूसरे पर बंदूक की नोक को लेकर के आप बॉर्डर पर कायम रहें, धमकियां देते रहें, वो एक पक्ष है कूटनीति का। दूसरा है वास्तविक कूटनीति, बातचीत चलती रहनी चाहिए। देखिए, वास्तव में कोई भी इस आज की तारीख में युद्ध नहीं चाहता है। ना पाकिस्तान चाहता है, ना भारत चाहता है, ना चीन चाहता है। स्पष्ट हो गया है कि चीन भी आज युद्ध करने की स्थिति में नहीं है, ना वो चाहता है कि युद्ध हो। एक दूसरे को कंटेन करने में जरूर सब लोगों का हित है, लेकिन युद्ध कोई नहीं चाहता है। तो मेरे विचार में अच्छी बात है, और इसका जो लेना देना है वो वास्तव में एक बड़ी परिप्रेक्ष्य भी है। जो बदलाव दुनिया में हम देख रहे हैं, और हाँ, अमेरिका में बहुत बड़ा बदलाव आया है। अमेरिकी पॉलिसी जो एक तरीके से बड़ी एक ट्रंप के ज़माने में एक बायलैटरल नेगोशिएशन पर एक तरह से झूल रही थी, अब एक बड़ा विस्तार और वृहद रूप लाने की कोशिश बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की जा रही है। वापस उनकी कोशिश है कि अपने जो पुराने एलाइज हैं, जो संगी साथी हैं, उनको साथ जोड़ा जाए। कैसे यूरोप को साथ लिया जाए, कैसे जो जापान, कोरिया, अन्य देश हैं, उनके साथ लेकर के एक वृहद संरचना की जाए, जिसमें इसी तरह का दौर चलता चले। ये नहीं कि सिर्फ धमकियों से काम चले, सिर्फ सैंक्शन से काम चले, लेकिन एक जो बड़ी लीडरशिप होती है, एक बड़ी लीडरशिप होती है कि लोग आपको, आपकी बात सिर्फ आपके वजूद के होने से माने, उसमें किसी धमकी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वापस वहां पर आने का प्रयास अमेरिका द्वारा किया जा रहा है। क्या यह प्रयास आज सफल होगा? ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जैसा आपने देखा और हम पहले भी चर्चा करते आए हैं, 4 साल ट्रंप जब रहे, एक
दूसरे तरह की राजनीति और कूटनीति हमें देखने को मिली। और ऐसा नहीं है कि उसका प्रभाव 2020 में एकाएक बाइडेन के आते समाप्त हो जाएगा। जो बदलाव आए हैं उनका असर कायम रहेगा। जो चीन के साथ ट्रंप एक ट्रेड वॉर और टेक्नोलॉजी वॉर शुरू कर चुके हैं, और चीन के साथ जो एक स्ट्रेटेजिक संघर्ष अमेरिका का जिसके बारे में ऐलान कर चुके हैं, संघर्ष पहले भी था लेकिन ऐलानिया संघर्ष जो ट्रंप ने किया वो आज भी बरकरार है। और बाइडेन भी खुले तौर पर नहीं कह सकते हैं और ना ही कहने की स्थिति में ना कहेंगे कि उससे वो वापस हट रहे हैं। चीन आज भी उनका स्ट्रेटेजिक राइवल है और रहेगा। चीन कई मायने में यूरोप का भी स्ट्रेटेजिक राइवल है जी, वहां भी रहेगा। चीन भारत का भी स्ट्रेटेजिक राइवल है। तो ये जो एक संरचना बनी है, चाहे चीन है, यूरोप है, अमेरिका है, जापान है, जो हम लोगों की चौकड़ी है, जो एक क्वाड की, तो हम छोटे क्वाड की बात करते हैं, जो एक बड़ा क्वाड है, इस बड़े क्वाड में भी जो रिलेशनशिप है, आपस में संबंध है चीन के साथ, उनमें कहीं ना कहीं एक तरीके से कहीं ना कहीं सामंजस्य की संभावनाएं हैं और जो बराबर चलती रहेगी। जी, एक इसके पहले कि हम क्वाड पर जाएं, या अमेरिका की जो नीतियां हैं चीन को लेकर, वो किस तरह से, कितनी उसमें गुंजाइश है बदलाव की, जो बात आपने अभी की भारत और चीन की, और साथ साथ भारत और पाकिस्तान की, एक तरफ LAC पर डिसएंगेजमेंट हो रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, एक तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल जो LOC है वहां पर भी शांति की बात जो है वो की जा रही है। इन दोनों में किस तरह का संबंध है कि क्योंकि लंबी यहाँ पे एक लंबा तनाव चल रहा था, एक लंबा काल हमने देखा जहां ईस्टर्न लद्दाख, पूर्वी लद्दाख में ये तनाव की स्थिति रही। भारत पाकिस्तान के रिश्ते पिछले 5 सालों में भी अगर जो उसमें उतार चढ़ाव आता है तो हमने लगातार उतार ही देखा इन पिछले 5 सालों में। फिर अभी ये शांति की पहल, क्या इन दोनों को जोड़कर भी देखा जा सकता है? देखिए, जोड़कर बिल्कुल देखा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि भारत का, मैंने कहा, एक स्ट्रेटेजिक जो एक राइवलरी है चीन के साथ, LAC पर नहीं है। LAC जो ये हमारी 3,500-4 हजार किलोमीटर की एक सीमा है, वो तो शुरुआत से ही अनडिफाइंड रही है। वहां पर नोक-झोंक लगातार लंबे समय से चली आती रही है। कभी वो कहीं घुसाते थे, कभी हम कहीं घुसाते थे। तो ये झगड़ा तो बड़ा लंबा चला आ रहा है, हमारी इंडिपेंडेंस से लेकर के। ब्रिटिश कोई लाइन खींच गए, वो लाइन हमने भी मान ली। चीन को उस पर से आपत्ति थी और वो आपत्तियां आज भी बरकरार है। लेकिन जो बड़ा समस्या, जो बड़ी समस्या है, देखिए, चीन का अगर पूरे इंडो पैसिफिक को देखें, चीन की हर देश के साथ कहीं ना कहीं, चाहे वो मैरिटाइम बाउंड्री है, समुद्री बाउंड्री है, चाहे वो जमीनी बाउंड्री है, दोनों को लेकर के कहीं ना कहीं लड़ाई है। और पूरा इंडो पैसिफिक एक ऐसा क्षेत्र है जहां ये बॉर्डर्स को लेकर के लड़ाई लगातार चलती आ रही है। और कई मायने में ये जो लड़ाई है, ये सिर्फ प्रॉक्सी है एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की, एक बड़ी राइवलरी की, जो भारत की भी चीन के साथ है, अन्य देशों के साथ भी है। तो ये जो बड़ी स्ट्रेटेजिक राइवलरी है, इसमें LAC का उतना मायना नहीं रह जाता है। तो बड़ी स्ट्रेटेजिक राइवलरी है, उस पर हमारा ध्यान और हमारी निगाहें रहना सबसे जरूरी होता है कि बड़ी स्ट्रेटेजिक राइवलरी क्या है। तो बड़ी स्ट्रेटेजिक राइवलरी है, उसमें हमको इंडो पैसिफिक को भी देखना पड़ेगा, हमें यूरेशिया को भी देखना पड़ेगा, और जो अलग अलग इस क्षेत्र में एक्टर्स हैं, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो चीन है, उन सब के क्या क्या एप्रीहेंशंस हैं, क्या क्या उनके होप्स हैं, क्या वो इस क्षेत्र से चाहते हैं, और कहाँ उन्हें लगता है कि उन्हें खतरा है। उस सब पर निगाह रख के ही हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। तो सबसे पहले इस संरचना को समझना होगा कि ये जो पूरा इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, जिसको हम कहते हैं इंडो पैसिफिक है, लेकिन वास्तव में ज्यादा वृहद है। इंडो पैसिफिक को लेकर के भी कई बार विवाद हो चुका है कि इंडो पैसिफिक है क्या, और क्या हमारा हित वास्तव में एक सीमित इंडो पैसिफिक में है या एक वृहद इंडो पैसिफिक में है। तो ये सब चीजें हैं जिनके बारे में सोचना, चर्चा करना जरूरी हो जाता है। तो आपने जो इंडो पैसिफिक की बात की, और अब एक नया प्रशासन अमेरिका में है, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या इस वक्त ये जरूरी है कि वो इंडो पैसिफिक है क्या, इसको दोबारा से परिभाषित करे? हमें याद है कि 2000 पहले रायसीना डायलॉग के दौरान ही ये बात डेप्यूटी NSA जो अमेरिका के हैं, उन्होंने कही थी कि ये जो है कैलिफोर्निया से किलिमंजारो तक कवर करता है ये पूरा जो एरिया है इंडो पैसिफिक की, जो हमारी स्ट्रैटेजी है। तो इसको क्या
रीडिफाइन, एक बार फिर से परिभाषित करने की जरूरत है। और इसके अलावा जो बातें होती हैं, यानी कि जो वर्ड्स है उसे एक्शन में डालने की भी जरूरत इस समय महसूस हो रही है, या करने की आवश्यकता है इस न्यू प्रशासन को, ताकि वो अपनी छाप छोड़ सके इन नीतियों पर। देखिए, अमेरिका ने 2018 में जो अपने पैसिफिक कमांड था उसका नाम बदल करके इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया, लेकिन उनका सेंट्रल कमांड बरकरार बना रहा, जिस क्षेत्र को सेंट्रल कमांड देखता है। और उनके जो अमेरिका का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, जो उनकी सिक्योरिटी ब्यूरोक्रेसी है, उसमें आज भी इंडो पैसिफिक 2 भागों में विभाजित है जी। तो इंडो पैसिफिक एक बृहद क्षेत्र, सगम क्षेत्र, अगर आप वास्तव में अमेरिकी परिप्रेक्ष्य को देखें, अमेरिकी स्ट्रक्चर को देखें, उसमें आज भी वास्तव में नहीं है। तो कहने के लिए जरूर है। पहले जब एडमिरल हैरिस आए थे, उन्होंने कहा था कि इंडो पैसिफिक जो है वो हॉलीवुड से बॉलीवुड तक है। उसके बाद डिप्टी एनएसए आया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो कैलिफोर्निया से किलिमंजारो तक है। लेकिन वास्तव में जमीन में जहां तक एक्शंस का सवाल है, क्या वास्तव में अमेरिका के स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस में इंडो पैसिफिक का बृहद रूप आ पाया है? वास्तव में नहीं आ पाया है। और यही जो है समस्या यूरोप को भी इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट के साथ होती है और अन्य देशों को भी होती है, क्योंकि यूरोप के लिए जो प्रोजेक्ट है, चाहे यूरोप है चाहे भारत है, हम लोगों के लिए जो ज्यादा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है वो है यूरेशियन प्रोजेक्ट। और जब तक जो यूरेशियन प्रोजेक्ट है, जो एक यूरेशियन लैंडमास है, एशिया और यूरोप का जो समागम है, जब तक इसके बारे में एक स्ट्रैटेजी नहीं बनती है, तब तक इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी अपने आप में अधूरी रह जाती है। तो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के जो अमेरिका का परिप्रेक्ष्य है, उसमें जो इंडो पैसिफिक की स्ट्रैटेजी है, उसमें 2 कमियां रहती हैं। सबसे पहले तो कमी ये रहती है कि वो एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ज्यादा है, जिससे ये इंप्रेशन होता है कि किसी एक देश को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, और वो देश स्पष्टतः चीन है। इस कॉन्फ़िगरेशन में अगर इस तरीके से इंडो पैसिफिक को देखा जाए तो वास्तव में ना भारत सहमत है, ना कई और देश सहमत है। आसियान के देश बिल्कुल भी सहमत नहीं है इससे कि हम इस स्ट्रैटेजी के हिस्सा नहीं होना चाहते हैं। यूरोप को भी आज इस स्ट्रैटेजी से परेशानियां आने लगी हैं। अगर आप देखें, ट्रंप के रहते रहते पिछले 1-2 वर्षों में यूरोप ने अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का ऐलान करना शुरू कर दिया। सबसे पहले जर्मनी की आई, नीदरलैंड्स की आई, और जर्मनी की स्ट्रैटेजी में बिल्कुल साफ कहा गया कि ये जो है, ऐसा नहीं है कि हमको चीन को कंटेन करना होगा, हमें चीन के साथ एंगेज भी करना होगा, हमारी स्ट्रेटेजिक राइवलरी बिल्कुल चीन के साथ है, लेकिन कोऑर्डिनेशन भी होगा, सामंजस्य भी होगा, और पर हम अपने स्ट्रेटेजिक डिसीजंस अपने जगह लेने में खुद सक्षम होंगे। तो एक बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट आता है वो बार बार यही आता है कि एक जो यूरेशियन प्रोजेक्ट, एक जो बड़ा यूरेशियन प्रोजेक्ट चीन की तरफ से आ रहा है, जो कि BRI में है, उसका काउंटर जब तक सब देश मिलकर के नहीं करते हैं, और काउंटर भी बिल्कुल सीधा सीधा काउंटर नहीं, कहीं वो उनके हित में हो सकता है, कहीं वो उनके विरोध में हो सकता है। भारत को बिल्कुल BRI से बहुत बड़ी समस्याएं हैं। BRI जो अभी आज अपने प्रेजेंट स्वरूप में आ रहा है, उसके चलते भारत जो है वो एक उपमहाद्वीप से फिर महाद्वीप बन जाएगा, एशिया से अलग थलग होकर के एक पुराना गोंडवाना लैंड बन जाता है, जो कि अलग थलग पड़ जाता है। तो भारत के जो अपने कनेक्टिविटी के सर्किट्स हैं, चाहे वो यूरेशिया से हैं, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया से हैं, उनका अपना स्थान है। और भारत को अगर इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी या किसी इसका कुछ भी नाम दे दीजिए, जो भी स्ट्रैटेजी बनानी है, उसमें अन्य देशों को जोड़ करके अपने आप को एशियन लैंडमास का एक अभिन्न हिस्सा, जहां से कनेक्टिविटी के रूट्स भारत के रास्ते अन्य देशों में जाएं, यूरोप तक जाएं, साउथ ईस्ट एशिया में जाएं, तभी भारत का जो अपना एक मूल स्थान है, भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान बहता हुआ है इंडियन ओशन में। तो जो ये इंडियन ओशन है, जिस जगह भारत बैठा हुआ है, पूरा इंडियन ओशन कंट्रोल भारत करता है। लेकिन अमेरिका वास्तव में इसको स्पष्ट रूप से रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है। तो अन्य देशों के साथ, और आज जो अच्छी सी बात हुई है ट्रंप के आते आते लोगों क्योंकि भरोसा अमेरिकी स्थायित्व कितना है, अमेरिकी पॉलिसी को लेकर के उन पर पूरे देश आज विचार कर रहे हैं कि ये जो स्थायित्व है सिर्फ अगले 4 साल तक है, फिर क्या कोई और आकर के दूसरी समस्याएं खड़ी करता है अन्य देशों के लिए। तो आज हर देश अलग ढंग से अपनी अपनी एक नीति बना रहा है इंडो पैसिफिक के लिए। उसमें भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि एक ज्यादा
वृहद रूप से अपने अलायंसेस बनाए, चाहे वो यूरोप के साथ हो, चाहे वो जापान के साथ हो, चाहे वो आसियान के साथ हैं, ताकि जो एक एशियन प्रोजेक्ट है, यूरेशियन प्रोजेक्ट है, उसको फिर से डिफाइन किया जाए, और ऐसा हो भी रहा है जी। तो जो स्थायित्व की बात आपने की, उसके ऊपर सवाल या निशान लगा हुआ है अमेरिकी स्थायित्व पर। हालांकि अभी ये कोशिश है कि अमेरिका फर्स्ट से हटकर अमेरिका इज बैक, ये जो स्लोगन है, इसके ऊपर जोर देने की कोशिश है। और आपने कहा कि तमाम देश अपनी अपनी इंडो पैसिफिक नीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में एक बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट जो दशकों से जिस पर बात चल रही थी, एक दशक से भारत और अमेरिका के बीच में, वो उसको हमने देखा कि उसने अपना रूप लिया है। तो उसके बाद ये कोऑपरेशन यूएस और भारत की जो मिलिट्रीज हैं उसमें बेहतर एक तरह से तालमेल रहे, इसके लिए है। और ये एक ऐसे समय में हुआ है जब हम 3 तरह के तनाव यहाँ पर देख रहे थे। इसके जो परिप्रेक्ष्य में था, भारत और चीन के बीच तनाव, भारत और पाकिस्तान के बीच में, और अमेरिका और चाइना के बीच में जो टकराव की स्थिति रही, जो ट्रंप की विरासत रही बहुत खुले तौर पर। ये सबसे बड़ा एक उनके कार्यकाल की पहचान बन के रही, चीन के खिलाफ जो उनकी मुहिम थी। तो वैसे में इससे ये बेका जो है, इससे किस तरह की नजदीकियां भारत और अमेरिका की सैन्य कोऑपरेशन ज्यादा होने की उम्मीद है, या इन तीनों राइवलरीज को देखते हुए किस तरह काम बेहतर कर सकता है ये? देखिए, 2016 से लेकर के पिछले वर्ष तक 3 बड़े महत्वपूर्ण समझौते हो चुके हैं अमेरिका के साथ, जिसमें बेका आखिरी है। पहला लॉजिस्टिक्स मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट था, जिसने दोनों सेनाओं के बीच में लॉजिस्टिक सपोर्ट के बारे में समझौता हुआ था, 2016 में किया गया था। उसके बाद आपका कॉमकासा आया, कम्युनिकेशंस एग्रीमेंट आया था। अब इसके बाद बेका आया है। तो रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग, रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग, और कैसे जो अमेरिका का अपना प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं। जियोस्पेशियल मतलब कि जो वर्तमान समय में, रियल टाइम में दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, क्या स्थिति है, कैसा मूवमेंट हो रहा है, वो पूरी रियल टाइम में जो इंफॉर्मेशन है, जो अमेरिका किसी को नहीं देता है, उस प्रकार की इंफॉर्मेशन भारतीय सेना को उपलब्ध हो सकती है। तो ये महत्वपूर्ण है। अगर स्ट्रेटेजिकली अगर सैन्य रूप से कभी साथ ऑपरेट करना पड़े, तो इंटर ऑपरेबिलिटी के लिए तीनों जो समझौते हैं उनका अपना बहुत बड़ा महत्व है। तो सबसे पहले, हाँ, अमेरिका के साथ सैन्य जो कोऑपरेशन है, जो समझौते हैं, वो बराबर लगातार बढ़े हैं। लेकिन साथ ही साथ भारत, देखिए, ये पूरे जो सिचुएशंस के चलते जो एक बड़ी चीज हुई है, कोई भी देश आज अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खोना नहीं चाहता है। ये सिर्फ भारत के लिए कहना सही नहीं है, आज आसियान देश भी यही कहते हैं। आज जो अमेरिका के पुराने अपने यूरोपियन जो साथी संगी हैं, वो भी यही कहते हैं कि हमें अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इस क्षेत्र में, चाहे वो इंडो पैसिफिक हो, कायम रखनी है। तो भारत आज भी S-400 ले रहा है रूस से। ऐसा नहीं है कि इन समझौतों के चलते, और वो कह रहा है अमेरिका से कि हमें S-400 लेने के लिए कैट्सा से अगर रिलीफ मिल जाए तो सबसे अच्छा है। हम तो बिल्कुल कटिबद्ध हैं कि हम S-400 अमेरिका, रूस से ही लेंगे। तो भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी बराबर मेंटेन करके रखना चाहता है इन सब समझौतों के चलते भी। अंततः भारत के लिए जरूरी है कि वह अपनी स्वयं की सैन्य कैपेसिटीज जो हैं, जो कैपेबिलिटीज हैं, उनमें इजाफा करे, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज में, ताकि उसकी जो डिपेंडेंस है दूसरे देशों पर, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे कोई भी तीसरा देश हो, उस पर कम से कम होती जाए। लेकिन इस पूरी जो स्ट्रैटेजी है, इसमें समय लगेगा। तो उस समय के चलते, जिस समय में हम यहाँ तक पहुंच पाते हैं, पता नहीं कितना वर्ष लग सकते हैं इसमें, ये लंबा काम है। तो ये समझौते करना भारत के लिए एक तरीके से आवश्यक हो जाता है। लेकिन हम समझौते के साथ साथ कैसे भारत टोटली डिपेंडेंट ना हो किसी एक पर, वो भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि देखिए, परसेप्शंस में भिन्नता बराबर बनी रहती है। अगर आप आज भी देखें, अफगानिस्तान को लेकर के भारत और अमेरिकी परसेप्शंस में डिफरेंसेस हैं। भारत और अमेरिका एक पेज पर नहीं है। ऐसे कई अन्य देशों को लेकर के डिफरेंसेस होंगे, खास तौर पर जहां तक भारत का पश्चिमी छोर का संबंध है।
पाकिस्तान को लेकर के भी डिफरेंसेस होंगे, लेकिन पाकिस्तान जहां बैठा हुआ है आज, हर देश को उसकी जरूरत है। तो पाकिस्तान को लेकर के भारत के डिफरेंसेस कई देशों के साथ बार बार होते रहेंगे, अमेरिका से भी होंगे, रूस अगर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है या चीन बहुत ज्यादा डिपेंड करता है पाकिस्तान के ऊपर अपने हितों के लिए, तो भारत के डिफरेंसेस उनके साथ भी होंगे। तो भारत के लिए एक रास्ता इसके बीच में से तय करना, एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बना करके रास्ता तय करना बहुत जरूरी हो जाता है। और भारत को हाँ सभी ताकतवर देशों की इसमें जरूरत होगी, तो किसी एक के ऊपर ना डिपेंड करके लेकिन सबके साथ संबंध बना करके आगे चलना है, और यही भारत कर रहा है। जी, बस एक आखिरी सवाल क्वाड से जुड़ा है, क्योंकि ये एक बात सब जान रहे हैं कि क्वाड जो लगातार काफी ज्यादा एक्टिव हुआ इन दिनों, उसकी मीटिंग्स हो रही हैं, और क्वाड को भी देखा इस तरह से गया कि चीन को यहाँ पर रोकने के लिए एक ही रास्ता है, और वो है कि चीन को लेकर पूरी दुनिया सतर्क है, खास करके कोरोना के दौर में भी जिस तरह का उभार उसका रहा है, जो भूमिका रही। अब ये है कि क्वाड एक रास्ता दिखता है जिससे चीन को सीमित किया जा सके, लेकिन क्वाड क्या संजय यहाँ पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव दिखा है, क्योंकि क्वाड के बावजूद चीन जो है वो इन तमाम देशों के साथ, चाहे जापान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, यहाँ भारत है, सबके खिलाफ जो आक्रामकता है वो बनी रही है। भारत के साथ डोकला में देखें, उसके बाद पूर्वी लद्दाख में देखें, ऑस्ट्रेलिया में साइबर हमले चीन ने करवाए, वो हमने देखा, ये तमाम चीज बनी हुई है। तो क्वाड का रोल क्या रहा और क्वाड किस तरह से काम करता रहा है, क्या उसके मायने हैं? देखिए, चीन के संबंध में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है जो कि दुनिया के हर देश को कन्फ्रंट करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा। उसमें एक तरफ ये स्थिति है, और ये बिल्कुल ऐसी स्थिति है कि इधर खाई उधर कुआं। अगर दुनिया जो है चीन को कंटेन करने की कोशिश करती है, तो हम देखते हैं परिणाम क्या होता है। ट्रंप ने कंटेन करने की कोशिश की तो चीन लगातार आइसोलेशन में जाने की स्थिति में आ जाता है। वो एक अलग ढंग से अपनी नीतियां तय करता है। उसने अपनी ड्यूल सर्कुलेशन थ्योरी निकाली, हम कैसे हर चीज अपने आप कर सकते हैं और दुनिया से अपने आप को काट करके भी हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, और धमकी भी देने लगा। जो जर्मनी पर उसने प्रेशर डाला कि ठीक है, आप हमको अगर आइसोलेट करोगे तो आपकी जितनी कार कंपनियां हैं, मर्सिडीज है, वोल्क्सवैगन है, उन सबका यहाँ धंधा बंद हो जाएगा। समस्या ये है कि चीन को आइसोलेट करके, क्योंकि चीन इतनी बुरी तरह से इंटीग्रेट हो चुका है सबकी इकोनॉमीज में। आप भारत की स्थिति देख लीजिए कि एक तरफ से हम उनकी एप्स बैन कर रहे थे, चीन पर प्रेशर डाल रहे थे कि उनसे कैसे अपने वो इंपोर्ट्स कम किए जाएं। उसके बावजूद भी 2020 में चीन वापस सबसे बड़ा हमारा ट्रेडिंग पार्टनर बनकर के सामने आया। तो ये समस्या हर देश की है, सिर्फ ना सिर्फ भारत की नहीं है, अमेरिका की है, यूरोप की है। तो पहली समस्या तो ये है। दूसरी तरफ समस्या ये है कि अगर चीनी लीडरशिप थोड़ी सी भी कोशिश भर करती है कि वो या दिखावा करती है कि वो रिफॉर्म कर रही है, वापस एक ओपन सिस्टम में आने की कोशिश कर रही है, तो समस्या ये होती है कि चीन लिबरलाइज होकर के अपनी इकोनॉमी बढ़ा करके ऐसा ना हो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे एक ऐसा देश बन जाए जो कि स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक एक राइवल खड़ा हो जाए सबके लिए। तो दूसरी तरफ ये है। तो दोनों तरफ ये समस्याएं हैं जिनसे बाहर निकलना सब देशों के लिए आज भी अत्यंत मुश्किल हो रहा है। तो जो भी आप ये कॉन्फ़िगरेशंस देखते हैं, चाहे वो क्वाड हो, चाहे वो यूरोपियन स्ट्रैटेजी है, आज यूरोपियन स्ट्रैटेजी भी अपना अलग एक रूप लेकर के सामने आ रही है चीन को लेकर के। जापान की अपनी स्ट्रैटेजी बन रही है, ताइवान की अपनी स्ट्रैटेजी बनती है, यहाँ तक कि आज साउथ कोरिया भी अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है। तो चीन को कैसे कंटेन किया जाए, सब लोग मिलकर के कैसे अलायंसेस बनाएं कि चीन एक तरीके से सिस्टम में भी रहे, क्योंकि अगर वास्तव में शांतिपूर्ण हल निकालना है तो उस शांतिपूर्ण हल का जो एक केंद्र है वो चीन अवश्य रहेगा। चीन के बिना ये हल नहीं निकल सकता है। तो एक तरीके से उसको साथ लेकर भी चलना है, एक तरीके से ये भी देखना है कि साथ चलते चलते वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा राइवल उभर करके सामने ना आ जाए। तो एक बड़ी विचित्र स्थिति है चीन को लेकर के, और इसीलिए जो आप दुविधा देख रही हैं, असमंजस देख रही हैं पूरी दुनिया की स्ट्रैटेजीज में, वही परिलक्षित होती है इस स्थिति में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये समझाने के लिए किस तरह के बदलाव हम अपने आसपास देख रहे हैं, और
कैसे एक तरह से दोबारा जो ग्लोबल पावर्स हैं उसका रीअलाइनमेंट भी हो रहा है, नया प्रशासन अमेरिका में इस समय सत्ता पर काबिज है, तो ये देखना होगा कि कैसे चीजें बदल रही हैं। लेकिन इंडियाज वर्ल्ड के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी।